जो लेक्चर होगा उसके जो कंटेंट है वो है थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन के बारे में हम पढ़ेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली होता क्या है, उसकी कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से हमें कौन से सवालों के जवाब मिलते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। थर्मोडायनेमिक्स की जो डेली लाइफ की एप्लीकेशंस हैं कुछ उनके बारे में पढ़ेंगे। और 3 टर्म सिस्टम, सराउंडिंग्स और बाउंड्री, इन 3 टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स क्या है? थर्मोडायनेमिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द हीट, एनर्जी एंड वर्क इक्विवेलेंस ऑफ अ सिस्टम। बेसिकली क्या है आपके पास? हीट और वर्क के बीच का इक्विवेलेंस, यानी कि हीट और वर्क का इंटर ट्रांसफॉर्मेशन, इंटर कन्वर्जन जो है, दैट उसकी जो स्टडी है, उस ब्रांच की जो स्टडी जब हम कर रहे हैं उसके बारे में, जब इनकी आपस की कन्वर्जन के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो उस साइंस को हम थर्मोडायनेमिक्स कह रहे हैं। यहाँ पर जो थर्मोडायनेमिक्स है, थर्मोडायनेमिक्स 2 वर्ड से मिलकर बनी है, थर्म प्लस डायनेमिस, जिसमें थर्म वर्ड का मतलब है हीट और डायनामिक्स मतलब पावर। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स का क्या एम था? हीट तो हमारे पास पहले से ही थी एटमॉस्फेयर के अंदर आसपास हम हमारे, लेकिन जो ह्यूमन एफर्ट्स थे उनको रिड्यूस करने के लिए क्या किया गया? हीट से पावर को जनरेट करने की कोशिश की गई। तो जो आपका थर्मोडायनेमिक्स है उसका जो मेन एम था वो था कि टू जनरेट पावर फ्रॉम हॉट बॉडीज, यानी कि जो जिनमें हीट है उन बॉडीज से पावर को कैसे जनरेट किया जाए, और टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ हॉट बॉडीज टू जनरेट वर्क, यानी कि किस बॉडी ने कितना काम करना है उसकी कैपेसिटी को मेजर कैसे किया जा सकता है। ये सारी स्टडी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स का मेन एम है। अब ये जो नई जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से हीट और वर्क के बीच के इक्विवेलेंस को हम थर्मोडायनेमिक्स कह रहे हैं। यहाँ पर मैं एक टर्म होती है हम यूज़ करते हैं, एनर्जी। मैं यहाँ पर थोड़ी सी डेफिनेशन देना चाहूँगी। यहाँ पर एनर्जी जो होती है, हम हमेशा पढ़ते आए हैं, एबिलिटी टू कॉज चेंजेस, यानी कि जहाँ एनर्जी है वहाँ पर कोई ना कोई चेंज ज़रूर आएगा, चाहे केमिकल चेंज आए, चाहे फिजिकल चेंज आए, चाहे हमारे किसी भी तरह के चेंज आए। जैसे अगर आप मेरी यहाँ पर बात सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में कुछ थॉट प्रोसेसेस चल रहे होंगे, तो यहाँ ये भी एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। मैं कुछ बोल रही हूँ और आप कुछ सोच रहे हो, तो मेरी एनर्जी जो बोलने की है वो आपके दिमाग तक जा रही है, और या ये भी एक तरह की ट्रांसफॉर्मेशन ही है। तो एनर्जी इज नथिंग बट इट इज एबिलिटी टू कॉज चेंजेस। और एक वर्ड होता है थर्मल एनर्जी। एक्चुअली हीट जो है दैट इज, मैंने पिछली बार भी आपको बताया था, हीट क्या है? हीट इज द वे टू ट्रांसफर एनर्जी। तो जिस वे से ट्रांसफर होती है एनर्जी उसे बोलते हैं हम थर्मल एनर्जी। एंड दैट थर्मल एनर्जी इज नथिंग बट इट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एनर्जी ऑफ द सिस्टम ड्यू टू इट्स टेम्परेचर, यानी कि इसके टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी और उस काइनेटिक एनर्जी की वजह से थर्मल एनर्जी। तो ये 2 डेफिनेशंस थी सिंपल। अब बात करते हैं, कुछ हिस्ट्री की तरफ जाते हैं हम। हिस्ट्री की तरफ अगर हम नज़र डालें तो थर्मोडायनेमिक्स की शुरुआत हुई थी स्टीम इंजन की डिस्कवरी से। स्टीम इंजन की डिस्कवरी से शुरू हुआ था। लास्ट सेंचुरी, जो 17 सेंचुरी उसके लास्ट में शुरू हुआ था ये काम, और फाइनली 1712 में, 1712 में थॉमस न्यू कॉमन ने स्टीम इंजन बनाया। थॉमस न्यू कॉमन ने एक स्टीम इंजन को बनाया जो इंजन स्टीम से चल रहा था। अब ये जो इंजन था ये बहुत ही बल्की था, बहुत ही इसमें नॉइज़ भी बहुत ज़्यादा थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी इसकी एफिशिएंसी की। इसकी एफिशिएंसी बहुत कम थी, जिसकी वजह से लोगों ने इसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद 1712 के बाद 1776 के अंदर जेम्स वॉट ने इस स्टीम इंजन को थोड़ा सा मॉडिफाई किया, उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट किया और इस इंजन को कमर्शलाइज किया। यहाँ से इस इंजन के मैन्युफैक्चरिंग के बाद शुरू हुई थर्मोडायनेमिक्स की स्टडी। ये टर्निंग पॉइंट था थर्मोडायनेमिक्स के फील्ड में। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स के केस में यहाँ पर हम बात करें तो निकोलस लियोनार्ड साडी कार्नोट, ये नाम है, ये नाम ध्यान रखिएगा। इन्हें फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहा जाता है।
तो अगर एक छोटा सा सवाल कि फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किसे किन्हें बोला जाता है, तो दैट इज निकोलस लियोनार्ड साडी कार्नोट। कार्नोट आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, कार्नोट इंजन्स और कार्नोट साइकिल इन्होंने थर्मोडायनेमिक्स को दिए हैं। उसके बाद इन 1849 पहली बार लॉर्ड केल्विन ने टर्म यूज की थी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स टर्म जो है स्टीम इंजन 1712 में डेवलप हुआ था, उसके बाद जाकर 1849 में इसको थर्मोडायनेमिक्स का नाम दिया गया था। यानी कि यहाँ नामकरण हुआ था थर्मोडायनेमिक्स का। उसके बाद 1850 से लेकर 1870 के बीच में फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेवलप किए गए। तो देखिए 1712 में इंजन बना और उसके बाद करीब 130 साल के बाद जाकर कहीं फर्स्ट और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को डेवलप किया गया। और ये जो लॉज जो डेवलप हुए वो डेवलप किए जूल्स ने, क्लॉसियस, सबके नाम आप लोगों ने वैसे भी पढ़े हुए हैं, क्लॉसियस, केल्विन, रेनकाइन, इन सब ने मिलकर कुछ ये लॉज को कुछ डेवलप किए इन लॉज को। तो यहाँ पर आपके पास जो बहुत लंबा वक्त लगा इनको जो थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज को डेवलप करने में, उन्हें मॉडिफाई करने में, और उनको इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स का यहाँ पर हिस्ट्री है। ये इंजन बनाते हुए हमें ये तो, जब इंजन बना तो हमें ये तो पता चल गया कि हीट से पावर जनरेट हो सकती है, यानी कि हमें ये पता चल गया कि हीट कैन डू वर्क, क्योंकि स्टीम से ही जो इंजन है वो चल रहा है, तो इसका मतलब पावर जनरेट हो गई। पावर जनरेट मतलब हीट जो है वो काम कर पा रही है। लेकिन हीट होती क्या है, हीट किस किस तरह के लॉज के ऊपर चलती है, इसको समझने में हमें इतना वक्त लगा, और इसी जर्नी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। यानी कि ये जो हमने कवर किया यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रास्ता, एक स्टीम इंजन को डेवलप करने के बाद उनके लॉज को उसके बाद हमने समझने के लिए ये जो रास्ता कवर किया, ये जो जर्नी कवर की, दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। एक बल्कि, नॉइजी और ग्रीजी स्टीम इंजन की शुरुआत हुई हमारी। उसकी फिर एफिशिएंसी को बढ़ाने के बारे में सोचा गया कि किस तरह से इसकी एफिशिएंसी को हम बढ़ा सकते हैं, किस तरह से इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है, और इस तरह से पिक्चर में आए थर्मोडायनेमिक्स के लॉज, जो हमने बाद में देखा कि नेचर की ऑलमोस्ट सभी इवेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल हैं। और पहली जो टेक्स्ट बुक है, अगर हम बात करें पहली टेक्स्ट बुक की ऑन थर्मोडायनेमिक्स, तो वो लिखी गई 1859 में। 1859 में रेनकाइन ने इस बुक को लिखा था। उसके बाद गिब्स ने थर्मोडायनेमिक्स को साइंस के तौर पर डेवलप किया, उसे आज जो जिस फॉर्म के अंदर हम पढ़ रहे हैं उसे उस तरह से पिक्चराइज किया। तो ये सारी कहानी थी थर्मोडायनेमिक्स की, जिसमें हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली उसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये है थर्मोडायनेमिक्स। अब हमारा अगला सवाल है कि हम थर्मोडायनेमिक्स क्यों पढ़नी है हमने थर्मोडायनेमिक्स, हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स पढ़कर हमें कौन से सवालों के जवाब मिलेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है कि हम अब यहाँ पर मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि कुछ इवेंट्स हैं वो स्पॉन्टेनियस हैं। जैसे एक झरने से पानी गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, वो तो गिर रहा है, लेकिन वो पानी, सेम पानी जो है वो ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब कुछ प्रोसेसेस हमारे नेचर में स्पॉन्टेनियस हैं और कुछ प्रोसेसेस नहीं है। तो वो ऐसा क्यों है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई केमिकल रिएक्शन या कोई फिजिकल प्रोसेस जो है वो फिजिबल है। कोई भी हम दिमाग में हमारे कुछ आ गया कि हाँ, क्या ये केमिकल रिएक्शन कि मैंने हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ मिला दिया तो क्या कुछ रिजल्ट निकलेगा, ये फिजिबल है, ये केमिकल रिएक्शन पॉसिबल होगी, या कोई फिजिकल प्रोसेस है कि मैंने कहीं पर कोई फ्लेम लगा दिया और उसके बाद ऐसा कुछ हो सकता है, तो क्या वो फिजिबल है। अगर वो फिजिबल है तो वो किस हद तक फिजिबल है, और अगर वो फिजिबल है तो उस प्रोसेस को होने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और क्या एनर्जी कन्वर्जन जो उनका होगा, यानी कि जो उसमें एनर्जी कन्वर्जन जो हम सोच रहे हैं, क्या वो फिजिबल है। उसके बाद अगला सवाल है कि किस एक्सटेंट तक कोई भी केमिकल रिएक्शन और फिजिकल चेंज प्रोसीड करेगा, यानी कि स्टार्ट तो ठीक है हो गया, लेकिन वो किस लिमिट तक
वो हम जो है एग्जिस्ट कर सकता है, किस लिमिट तक वो जा सकता है। अगर वो लिमिट हमें पता करनी है तो उसके बारे में वो हमारे मन में एक सवाल है कि इसके बारे में कैसे पता चल सकता है। उसके बाद पहले तो हम इस चीज़ को ज़्यादा कंसर्न नहीं थे हम इन चीज़ों को लेकर। उसके बाद हमने देखा कि सराउंडिंग्स के ऊपर भी असर देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम जैसे जैसे एनवायरनमेंट को लेकर हम कंसर्न हुए, तो अब हमें ये भी देखना है कि जो फिजिकल प्रोसेस हुआ या जो केमिकल रिएक्शन हुआ उसका सराउंडिंग पे क्या असर पड़ा, और जो सराउंडिंग है वो किस एक्सटेंट तक अफेक्टेड थी। उसके बाद हमने देखा कि कोई भी सिस्टम या कोई भी प्रोसेस हुआ है, उस प्रोसेस की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कोई तरीका है, कोई स्कोप है। अगर वो स्कोप है तो मतलब उसको किस तरह से, किस लिमिट तक उसे इम्प्रूव किया जा सकता है। इस तरह के सवालों के जवाब पढ़ने के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ना है। तो ये जो सारे सवाल हैं जो यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये सारे सवालों के जवाब हमें थर्मोडायनेमिक्स में मिलेंगे। बहुत सारे अलग अलग लॉज हम पढ़ेंगे, उन लॉज के अंदर हम इनके बारे में 4 तरह के जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हैं, उन सभी लॉज को पढ़कर फिर इन प्रोसेसेस के बारे में हमें, इन जो ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के बारे में हमें आंसर मिलेगा। तो अभी थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली है क्या? थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ेंगे, हमारा जो थर्मोडायनेमिक्स में जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है वो रहता है एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी के अंदर ट्रांसफॉर्म करना। हमें मालूम है कि एनर्जी कांट बी क्रिएटेड, कैन नीदर बी क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पर ना तो हम एनर्जी को सिंपल क्या कर सकते हैं, एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और ये जो है एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जो ट्रांसफॉर्म हो रही है, इसके बारे में हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम प्रोसेसेस के बारे में। इक्विलिब्रियम प्रोसेस भी ये पढ़ेंगे कि क्या ये फिजिबल है या नहीं है, मतलब वो जो भी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं क्या वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। अगर हो सकता है तो वो किस डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे पानी ऊपर से नीचे फ्लो कर सकता है, नीचे से ऊपर फ्लो नहीं कर सकता। ये जो सारी कहानी है, ये जो बातें बताएगा वो होगा सेकेंड लॉ और 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हम एक नई टर्म यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, एंट्रोपी, जिसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। और एंट्रोपी का जो आइडिया देता है वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो चारों लॉज जो हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ और 0th लॉ, ये जो चारों लॉज हैं ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर बेस्ड होते हैं, जिन्हें हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते। जैसे आपकी मदर आपको प्यार करती है, उनके बिहेवियर से आप सब ऑब्जर्व कर सकते हो कि वो आपको टाइम पे खाना दे रही है, आपके साथ बहुत अच्छे से बात कर रही है, आपका हर चीज़ का ध्यान रख रही है। लेकिन कोई कहे कि ये चीज़ प्रूव करो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसी तरह से ये लॉज भी कुछ इसी तरह के नेचर के हैं कि ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस के ऊपर हैं, इनको हम डायरेक्टली प्रूव नहीं कर सकते। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो 0th लॉ है, 0th लॉ जो है वो डेवलप किया गया पहले फर्स्ट और सेकंड लॉ के बाद, यानी कि पहले फर्स्ट लॉ हुआ फिर सेकंड लॉ हुआ, तो उसके बाद 0th लॉ को डेवलप किया गया। लेकिन जब हमने देखा 0th लॉ इतना बेसिक लॉ था कि उसको थर्ड लॉ बोलते तो बात नहीं बनती, क्योंकि ऑब्वियसली जो बेसिक चीज़ है वो तो पहले ही आनी चाहिए। तो जो अगर उसे हम बात करते तो थर्ड लॉ लिखना उसके लिए ठीक नहीं था कि फर्स्ट सेकंड पढ़कर हम थर्ड लॉ पढ़ेंगे, तो वो बात नहीं बन रही है। इतने बेसिक लॉ को हमने आगे रखना है, इनसे आगे रखना है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड लॉज जो है वो अपने नाम से इतने पॉपुलर हो चुके थे कि अब इसे फर्स्ट लॉ बोलते तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती। तो क्या हुआ कि इन दोनों लॉ से ऊपर रखने के लिए इसको नंबर दिया गया 0, ताकि इसे हम पहले पढ़ सकें। बेसिकली ये डेवलप हुआ था फर्स्ट और सेकंड के बाद, इसीलिए इसको 0th लॉ बोला गया। तो ये तो कहानी थी 0th लॉ की। उसके बाद हम बात करते हैं सिंपल थर्मोडायनेमिक्स की। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ कि जो थर्मोडायनेमिक्स है दैट डील्स विद द लॉ, ये मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था, दैट डील्स विद द लार्ज स्केल रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम विच वी कैन ऑब्जर्व एंड मेजर इन एक्सपेरिमेंट्स। जैसा हमने कहा था कि यहाँ पर हम जो हमारा कंसर्न है वो है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की तरफ। ये चीज़ वहाँ पर भी डिस्कस की थी, मैक्रो और माइक्रो, जहाँ पर हम एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर की बात करेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर। तो जहां हम एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर की प्रॉपर्टीज को कंसर्न है हम कि हमें एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर पढ़ना है, यानी कि हमें मॉलिक्यूल के खुद के साइज के बारे में नहीं ज़्यादा सी डिस्कशन करनी है कि खुद एक मॉलिक्यूल किस साइज का है। इनफैक्ट हमें पूरा मॉलिक्यूल जो है, जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे एवरेज
किस तरह से बिहेव करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन उस तरफ है। तो थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हम मैक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन देखेंगे। तो मैक्रोस्कोपिक तरीके से हमने मैक्रोस्कोपिक जो हमारा अप्रोच रहेगा थर्मोडायनेमिक्स को पढ़ने के लिए, और इन प्रॉपर्टीज के ऊपर हमने फोकस करना है जो एवरेज मॉलिक्यूलर बिहेवियर को शो करे। जैसे प्रेशर है, वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पर, प्रेशर ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम की बात करेंगे जब हम। तो ये जो आपके इस तरह के एंट्रोपी है, इस तरह के जो आपके वेरिएबल्स हैं, ये प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, ये प्रॉपर्टीज जो हैं ये रिप्रेजेंट करेंगी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को थर्मोडायनेमिक्स के केस में, और इन प्रॉपर्टीज के ऊपर हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम की। तो थर्मोडायनेमिक यहाँ पर मैं बात करूंगी सबसे पहले, सॉरी बीच में पहले मैंने एप्लीकेशंस की बात करनी है। एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशंस की बात करेंगे सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स के केस में। थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन, बल्ब है, जब बल्ब जो है वो आपको लाइट दे रहा है, हमें मालूम है बल्ब से लाइट मिल रही है, लेकिन साथ साथ बल्ब गर्म भी हो रहा है। हमने देखा बल्ब जो है वो हीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो भी एक थर्मोडायनेमिक्स का एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर रेफ्रिजरेटर्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स क्या कर रहे हैं, गर्म चीज को ठंडा कर रहे हैं। हम किचन में कुकिंग कर रहे हैं, गैस स्टोव्स हैं आपके पास या ओवन है, तो वहां क्या हो रहा है, ठंडी चीजों को हम गर्म कर रहे हैं। फिर हमारे पास एसी है, एसी में क्या हो रहा है, गर्म हवा को ठंडा किया जा रहा है। और फिर हमारे पास हीटर है, हीटर क्या करेगा, ठंडी हवा को गर्म कर रहा है। इसका मतलब क्या है, सारी हीट ट्रांसफर हो रही है। हीट ट्रांसफर यहाँ पर सारा चीजें, सभी चीजों में क्या हो रहा है कि हीट ट्रांसफर चल रही है, और उसकी वजह से आपकी यहाँ पर ये सारी चीजें काम कर रही हैं। उसके बाद हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में सबसे पहला नाम आ गया आपका ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स की बात करें, हीट इंजन हमने सुना हुआ है, हमें मालूम है हीट इंजन क्या करता है, हीट इंजन ट्रांसफॉर्म्स हीट इनटू वर्क। तो ये जितने भी ऑटोमोबाइल्स है सब में हीट इंजन लगा हुआ है। उसके अलावा पावर प्लांट्स में हम थर्मोडायनेमिक्स का यूज़ करते हैं। उसके बाद रॉकेट्स हैं, जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं सिंपल एग्जाम्पल्स की यहाँ पर बात कर रही हूँ। उसके बाद हम बात करते हैं सोलर एनर्जी, यानी कि अगर हमने सोलर कुकर में कोई चीज़ बनाई है तो वो किस चीज़ के थ्रू गर्म हो रही है, वो रेडिएशंस के थ्रू गर्म हो रही है, हीट ट्रांसफर हो रही है, एंड दैट इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। तो इस तरह से हमारे पास ये सभी एग्जांपल्स हैं, ये एप्लीकेशंस हैं थर्मोडायनेमिक्स के। उसके बाद है ह्यूमन बॉडी की, यहाँ पर मैं बात करूंगी। ह्यूमन बॉडी जो है एक बहुत ही बढ़िया थर्मोडायनेमिक डिवाइस है। आप लोगों ने सभी ने सुना होगा एक्सरसाइज करो फैट बर्न हो जाएगा। तो वो फैट बर्न क्यों होता है, एक्सरसाइज करने के बाद एक्सरसाइज की, वर्क किया तो हीट प्रोड्यूस हो गई तो फैट बर्न हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स है यहाँ पर भी। उसके बाद थोड़ी देर रो लीजिए, आप कुछ देर रोएंगे तो क्या होगा, आप अपने चेहरे को टच कीजिए, गर्म हो जाता है चेहरा, ये भी थर्मोडायनेमिक्स है। पसीना आता है, और फिर जब हमें गर्मी लगती है तो क्या होता है, यूजुअली पसीना आता है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग है क्या, स्वेटिंग बेसिकली हमारी बॉडी का एक प्रोसेस है अपने आप को ठंडा करने के लिए। दिस इज अ प्रोसेस योर बॉडी यूजेस टू कूल इटसेल्फ ऑफ। अब बॉडी की हीट ट्रांसफर होगी स्वेट को, अब उस स्वेट जो है वो हीट लेगा बॉडी से। इस गर्मी की वजह से जो स्वेट है वो क्या करेगा, स्किन से एवोपोरेट हो जाएगा। एवोपोरेट होने के बाद स्किन से हीट ले गया अपने साथ, और पीछे रहेगी स्किन के ऊपर कूल सेंसेशन। ये भी थर्मोडायनेमिक्स है। आइस क्यूब्स हैं, आइस क्यूब्स को मेल्ट होते हुए अपने आसपास देखा होगा आपने। फ्रिज से बाहर आइस को निकालो नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर, जब फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे के टेम्परेचर पर वो आ गई, फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर के टेम्परेचर पर वो आ गई यहाँ पर, तो क्या होगा, सराउंडिंग से वो हीट जो है एक्सचेंज होगी उसकी, और आइस क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स है। आसपास आप जितने भी एग्जाम्पल्स अपने आसपास देखोगे सब चीज़ों में थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स नहीं हुई तो कार नहीं है, ट्रेन्स नहीं है, रॉकेट्स नहीं है, फ्रिज, एसी, हीटर नहीं है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बोली है ये सब इस ब्रांच की यूटिलिटी है, इसीलिए थर्मोडायनेमिक्स इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब मैं यहाँ पर थर्मोडायनेमिक्स को सिंपल शब्दों में अगर मैं यहाँ पर डिफाइन करूँ तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ इसकी एक डेफिनेशन की, थर्मोडायनेमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with energy transfer,
यहाँ पर क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर, विच डील्स विद एनर्जी ट्रांसफर। और ये जो एनर्जी ट्रांसफर होता है वो किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट और वर्क और बोथ, कुछ भी हो सकता है, इधर हीट और वर्क और बोथ, ठीक है। एंड इट्स इफेक्ट ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम, यानी कि जब एक्सचेंज हो गई, ट्रांसफर हो गई हीट, उसके बाद सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर क्या असर आया, इन सारी बातों को हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। तो ये है आपकी थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हमने थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली क्या पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, थर्मोडायनेमिक्स की क्या यूटिलिटी है, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की है। उसके बाद हम बात करते हैं सिस्टम की। में यहाँ पर 3 टर्म्स थर्मोडायनेमिक्स में हम बार बार यूज करेंगे। तो थर्मोडायनेमिक में जो सिस्टम है, जिस चीज के, जिस ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स को ऑब्जर्व करना है, पढ़ना है, समझना है, एनालाइज करना है, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। यानी कि जिस सिस्टम के, जिस ग्रुप ऑफ पार्टिकल के ऊपर हमारा कॉन्सेंट्रेशन है, हमारी ऑब्जर्वेशन के अंडर जो सिस्टम आ रहा, जो डेफिनेट मास या रीजन या ग्रुप ऑफ पार्टिकल आ रहा है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। अब सिस्टम छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। आपकी क्लास भी एक सिस्टम हो सकती है, पूरे कॉलेज को अगर हम इकट्ठा ले लें तो एक पूरा कॉलेज भी एक सिस्टम कहला सकता है। देश के जितने सारे कॉलेजेस हैं उन सबको मिलकर भी एक सिस्टम, हम उसको कह सकते हैं कि वो एक सिस्टम है। अब मुद्दा क्या है कि आपने ऑब्जर्व क्या करना है, आपका जो आपने देखना क्या है उस चीज के अंदर, आपका जो फोकस है वो किस चीज के ऊपर है। इसी तरह से एक पानी का ग्लास है, अगर एक सिंपल यहाँ पर बात करें, ये पानी का ग्लास है, ये ग्लास में पानी, ये भी एक सिस्टम हो सकता है। या फिर हम बात करेंगे कि पूरे देश में जो मॉनसून है वो किस तरह से चल रहा है, वो भी एक सिस्टम है, पूरा देश एक सिस्टम बन जाएगा इस तरह से। तो सिस्टम बेसिकली हमारा जो है, हमने जिस चीज को ऑब्जर्व करना है, जिस चीज को पढ़ना है, समझना है, दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम, ठीक है। अब इस सिस्टम को पढ़ने से पहले, ये है सिस्टम की बात करेंगे। अभी मैंने आपको बताया कि इस सिस्टम के साइज के ऊपर कोई, किसी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं है, डिपेंड करता है आपने क्या देखना है, आपकी प्रॉपर्टीज जो आपने ऑब्जर्व करनी है वो क्या है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो वर्ड है, यहाँ पर मैं वर्ड यहाँ पर यूज करूंगी एक फेज। फेज वर्ड हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, बार बार हम पढ़ते हैं। फेज क्या होता है, हिंदी में इसे बोलते हैं अवस्था। हिंदी में ये जो वर्ड है दैट इज अवस्था, हमने पढ़ा हुआ है अवस्था। इट इज अ फॉर्म, इंग्लिश में अगर इसको वो करें, इट इज एनी फॉर्म, इट इज एनी स्टेज। तो फेज को अगर फिजिक्स की फॉर्म के अंदर हम डिफाइन करें, इट इज द स्टेट इन विच मैटर एग्जिस्ट, ये हमने पढ़ा हुआ है। द स्टेट इन विच मैटर एग्जिस्ट इज कॉल्ड फेज, यानी कि किसी भी चीज का क्या फेज होगा। फिजिक्स की फॉर्म के अंदर हम कहेंगे कि स्टेट जो है, जिस स्टेट के अंदर मैटर एग्जिस्ट कर रहा है, ये वो उसका फेज होगा। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। अगर आइस है आपके पास सॉलिड फॉर्म के अंदर, तो ये आइस का फेज हो गया। अगर वो मेल्ट हो गई, लिक्विड बन गया, पानी बन गया, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, उसका फेज चेंज हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड फेज। तो जहां पर फेज वर्ड आएगा वहां पर है द स्टेट इन विच द मैटर एग्जिस्ट। अब सिस्टम की बात कर ली हमने, सिस्टम समझ लिया। सिस्टम क्या होता है, जिसको हमने ऑब्जर्व करना है, दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम में 2 तरह के सिस्टम पढ़ेंगे हम, होमोजीनियस सिस्टम एंड हेटेरोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम मैंने यहाँ लिखा है, जहाँ सिंगल फेज है उसे हम होमोजीनियस बोल रहे हैं, और जहाँ 2 या 2 से ज्यादा फेजेस हैं वहां पर हेटेरोजीनियस सिस्टम है। यहाँ पर इसमें एक एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं। होमोजीनियस सिस्टम की बात करेंगे सबसे पहले। होमो के केस में क्या है, होमोजीनियस सिस्टम के अंदर ध्यान रखना है केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज। 2 वर्ड मैं यहाँ यूज कर रही हूँ, केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सिस्टम सेम रहनी चाहिए। पूरे सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं उन सारे पार्ट के अंदर केमिकल कंपोजिशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम रहनी चाहिए। उस केस में उस सिस्टम को हम होमोजीनियस बोलते हैं, सिंगल फेज में होना चाहिए। एक एग्जाम्पल देकर अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में सिंपल, अगर हम बात करें एक प्योर सॉलिड की बात कर लेते हैं। अगर एक प्योर सॉलिड है दैट इज होमोजीनियस सिस्टम। अगर हम बात करें एक लिक्विड की, लिक्विड के केस में मान लीजिए पानी है, पानी के अंदर हमने एक और सॉल्यूशन मिला दिया, कोई भी एक सॉल्यूशन मिला दिया, तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम, मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्यूशंस, तो दैट इज होमोजीनियस सिस्टम। एयर के अंदर क्या होता है,
नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी गैसेस मिक्स होती हैं, लेकिन सभी क्या है, गैसियस फॉर्म के अंदर है, होमोजीनियस सिस्टम, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम, बिकॉज द एयर कंटेन्स सिंगल फेज है आपके पास, तो सभी उनकी जो केमिकल कंपोजिशंस हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो सेम रहेगी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन रहेगी, नाइट्रोजन नाइट्रोजन रहेगी, सिंगल फेज के अंदर है, तो दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस। होमोजीनियस में वर्ड यहाँ जो हम यूज कर रहे हैं वो सिंगल फेज है, इसका ये मतलब नहीं है कि एक ही मटीरियल होना चाहिए, ठीक है। तो प्योर सॉलिड हो गया, सॉलिड इकलौता जो अगर हम कहें सॉल्यूशन की बात की, एयर के अंदर हमने बात की, यहाँ पर नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास और गैसेस, अगर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की भी बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जो भी है आपके पास, यहाँ पर एयर के अंदर ये सारी गैसेस हैं, तो इन नाइट्रोजन ऑक्सीजन का मिक्सचर जब हम बात करेंगे तो दैट इज अ होमोजीनियस सिस्टम। अब नेक्स्ट है हेटेरोजीनियस सिस्टम। हेटेरोजीनियस सिस्टम क्या होता है? हेटेरोजीनियस सिस्टम के अंदर दो या दो से ज्यादा फेजेस हो सकते हैं। मान लीजिए एक ग्लास है, ग्लास के अंदर पानी है और पानी के साथ ही आइस क्यूब है, दिस इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस सिस्टम, क्योंकि पानी, वाटर जब लिक्विड फॉर्म के अंदर है तो उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो अलग है, और जब वो सॉलिड फॉर्म के अंदर है तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हैं, कंपोजिशंस अलग हैं उसकी। तो इसीलिए ये पानी के अंदर अगर आइस मिल गई तो दैट इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस सिस्टम। दो अलग अलग फेजेस होंगे, सॉलिड और लिक्विड दोनों को मिक्स किया है, तो दिस इज कॉल्ड हेटेरोजीनियस सिस्टम। तो जहां होमोजीनियस सिस्टम आएगा तो वहां पर सिंगल फेज, जहां हेटेरोजीनियस सिस्टम आएगा वहां दो या दो से ज्यादा फेजेस। उसके बाद जो नेक्स्ट टर्म यहाँ पर हम डिफाइन करने वाले हैं दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग्स। अब सराउंडिंग क्या है? सिस्टम हमने पढ़ लिया, जिस चीज को ऑब्जर्व करना है दैट इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम के अलावा जो भी कुछ दिखे दैट इज कॉल्ड सराउंडिंग। तो सिस्टम के अलावा जो भी आपके पास आसपास की जो भी चीजें आपको दिखाई दे रही हैं, जितनी भी आपको दिख रही हैं, अगर पानी का ग्लास है, पानी का ग्लास छोड़कर आपको आसपास जो भी कुछ दिख रहा है दैट इज कॉल्ड अ सिस्टम, सराउंडिंग। अब यहाँ पर एक वर्ड आता है इमीडिएट सराउंडिंग। इमीडिएट सराउंडिंग क्या होती है? जिसके साथ सिस्टम का एनर्जी एक्सचेंज हो सके, यानी कि जिसके साथ जो सिस्टम है वो इंटरैक्ट कर सके, उसे इमीडिएट सराउंडिंग कहते हैं। जो आसपास की सराउंडिंग होती है, जहां तक सिस्टम की एक्सचेंज की कैपेबिलिटी है, यहाँ तक जो सिस्टम है वो एनर्जी को एक्सचेंज कर सकता है, और वो जो इमीडिएट सराउंडिंग है वो सिस्टम से डायरेक्टली अफेक्ट हो सकती है, दैट इज कॉल्ड इमीडिएट सराउंडिंग बेसिकली। और उस सिस्टम और सराउंडिंग दोनों को मिलाकर जो चीज बनती है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्स। द कॉम्बिनेशन ऑफ द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड यूनिवर्स। तो यहाँ पर हम यूजुअली वर्ड जो यूज करते हैं वो सराउंडिंग्स, जो हम वर्ड यूज करते हैं दैट कॉरेस्पॉन्ड्स टू इमीडिएट सराउंडिंग्स। जो जब हम सराउंडिंग लिख रहे हैं तो हम इमीडिएट सराउंडिंग्स को ही रेफर कर रहे होते हैं, लेकिन दोनों में जो मतलब है दोनों का वो ये डिफरेंस है यहाँ पर। उसके बाद ये बन गया आपके पास, ये सराउंडिंग्स की डेफिनेशन हो गई, सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद सिस्टम और सराउंडिंग दो चीजें बन गई आपके पास, लेकिन उन दोनों को अलग कौन कर रहा है? मान लीजिए मेरे पास ये एक सिस्टम है और ये इसके आसपास ये सारी सराउंडिंग है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, ये जो बीच में आप देखोगे, ये सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करना है। ये सिस्टम को अगर सराउंडिंग से अलग करना है तो ये जो चारों ये रेक्टेंगल में लाइन खींचिए, ये सिस्टम को सराउंडिंग से अलग कर रही है, तो दिस इज कॉल्ड बाउंड्री। इसका नाम रखा गया है बाउंड्री, ठीक है। तो जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे, सेपरेट करे, दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। यहाँ पर सबसे पहले मैं बाउंड्री की एक प्रॉपर्टी है यहाँ पर लिख रही हूँ कि बाउंड्री जो है दैट कैन बी रियल और इमेजिनरी। रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। इसका क्या मतलब है? जैसे पानी का ग्लास लिया, पानी के ग्लास यहाँ पर पानी डाल दिया, पानी डाला, आप देखिए ये जो ग्लास की जो बाहर का ये सरफेस है, ये क्या है? रियल बाउंड्री, क्योंकि पानी इससे बाहर नहीं जा सकता। जो मेरा सिस्टम है इस टाइम पे, सिस्टम क्या है? ये ग्लास है पानी से भरा हुआ, ये मेरा सिस्टम है जिसको मुझे स्टडी करना है। ये जो सिस्टम है ये सराउंडिंग से सेपरेट किया हुआ है इस बाउंड्री ने, और यहां तक ये चीज जो है, यहां तक पानी डलेगा, यहां तक पानी डलेगा, ओके। इससे आगे डलते ही पानी क्या हो जाएगा? बाहर गिर जाएगा, यानी सिस्टम से बाहर चला जाएगा। इसका मतलब ये जो है ये क्या हुई? एक बाउंड्री हो गई, लेकिन इस बाउंड्री को किसी भी चीज से ड्रॉ नहीं किया गया है, इसीलिए इसका नाम रखा गया है इमेजिनरी बाउंड्री। यानी कि एक्चुअल में कोई लाइन या कोई सेपरेशन नहीं होता है, लेकिन सिस्टम
के अंदर की चीज, उससे बाहर जाते, अगर उस बाउंड्री से बाहर कोई चीज चली गई तो वो सिस्टम से बाहर चली जाएगी, तो दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी बाउंड्री। इस तरह से इसको रियल और इमेजिनरी में हम इसको क्लासिफाई करते हैं कि बाउंड्री जो है दैट कैन बी रियल और दैट कैन बी इमेजिनरी। एक पाइप ले लीजिए, सिंपल, तो ये वाली बाउंड्रीज क्या है, ये रियल बाउंड्री है। अब जो पानी है, अगर पानी की बात करें या गैस की बात करें, अगर यहां से बाहर आ गया तो सिस्टम से बाहर आ जाएगा, लेकिन यहां पर एक्चुअल में कोई सेपरेशन नहीं होता, तो दीज आर इमेजिनरी बाउंड्रीज। इस तरह से हम रियल और इमेजिनरी बाउंड्रीज को डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम दूसरी क्लासिफिकेशन यहां पर कर रहे हैं कि जो बाउंड्रीज हैं दे कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। फिक्स्ड मतलब दैट कैन बी रिजिड, ठीक है, और मूवेबल भी हो सकती हैं। मूवेबल मतलब फ्लेक्सिबल हो सकती हैं। तो वो कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर सिंपल क्या करेंगे कि ये पानी का ग्लास लिया हमने, ठीक है, पानी का ग्लास लिया, ये वाली बाउंड्रीज नहीं हिल सकती, ये वाली बाउंड्रीज हिल नहीं सकती हैं, तो जो है वो है, इनसे बाहर नहीं जा सकता, तो ये बाउंड्रीज क्या हो गई, फिक्स्ड बाउंड्रीज। पानी है, पानी पहले इतना डाला हुआ है, मान लीजिए आपका सिस्टम में पानी इतना डाला हुआ है, ये क्या हो गई, बाउंड्री है, एक बाउंड्री बनेगी। अब इसमें थोड़ा सा और पानी डाल दिया, थोड़ा सा और पानी डाल दिया, तो बाउंड्री जो है वो ऊपर चेंज हो गई, यानी कि अब क्या है, पहले बाउंड्री ये थी, अब ये बाउंड्री बन गई, तो ये बाउंड्रीज क्या हो गई, दीज आर मूवेबल बाउंड्रीज और फ्लेक्सिबल बाउंड्रीज। तो इस तरह की बाउंड्री को हम फ्लेक्सिबल बोलते हैं। जैसे पिस्टन की अगर हम बात करें, पिस्टन के अंदर ये पिस्टन है, ये मूवेबल पिस्टन है। अगर ये मूवेबल पिस्टन होगा तो मान लीजिए ये ऊपर और नीचे अगर पिस्टन को हम मूव कर सकते हैं, तो क्या होगा, जो ये वाली बाउंड्रीज हैं, ये बाउंड्रीज क्या हो गई, ये तो फिक्स हो गई आपकी, ये वाली बाउंड्रीज जो हैं वो रहेंगी। ये वाली बाउंड्री क्या होगी, ये कभी आपकी यहाँ आप इसको मूव कर सकते हो, कभी ऊपर ले जा सकते हो और कभी से नीचे ले जा सकते हो, तो दिस बाउंड्री इज कॉल्ड, दिस बाउंड्री इज मूवेबल और फिक्सेबल। तो इस तरह से हम बाउंड्रीज को यहाँ पर कह रहे हैं कि बाउंड्रीज कैन बी रियल और इमेजिनरी, बाउंड्रीज कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल। और बाउंड्री को एक और क्लासिफिकेशन यहाँ पर हम बाउंड्री की कर रहे हैं, बाउंड्री ये है आपकी हीट हीट को पास करने की एबिलिटी के बेस पर यहाँ पर हम इसको बाउंड्री को डिफाइन कर रहे हैं। आप लोगों ने ये पढ़ा भी होगा, कंडक्टिंग बाउंड्रीज, कंडक्टिंग बाउंड्री के बारे में पढ़ा होगा। कंडक्टिंग बाउंड्री यानी कि दैट अलाउज हीट टू पास, अपने में से अगर हीट को, जो बाउंड्री है वो अपने में से हीट को पास करने दे, तो उसे बोलते हैं कंडक्टिंग बाउंड्री। इसका एक और नाम है डायाथर्मिक और इसका एक और नाम है आइसोथर्मल बाउंड्री। तो आइसोथर्मल बाउंड्री, डायाथर्मिक एंड कंडक्टिंग बाउंड्री सेम है। ये जो इसकी खासियत क्या है कि ये अपने में से हीट को सिस्टम से सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज करने देती है। एक और तरह की बाउंड्री है एडियाबैटिक या इंसुलेटेड बाउंड्री। ये सिस्टम के साथ सराउंडिंग को हीट एक्सचेंज करने का कोई मौका नहीं देती, तो इसका नाम है एडियाबैटिक या इंसुलेटेड बाउंड्रीज। यानी कि अगर मेरे पास ये सिस्टम है, यहाँ पर अंदर मेरे पास यहाँ पर कोई लिक्विड या गैस है, ये सराउंडिंग है, सराउंडिंग के यहाँ पर आपके पास सराउंडिंग है, अगर ये बाउंड्री यहाँ की हीट बाहर पास करने देगी तो इस बाउंड्री को मैं बोलूंगी कंडक्टिंग बाउंड्री, आइसोथर्मल बाउंड्री या डायाथर्मिक बाउंड्री। अगर ये हीट पास करने नहीं देगी तो दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक और इंसुलेटेड बाउंड्री। तो इस तरह से ये नाम है जो बाउंड्री के, हमने ये इसकी बाउंड्री की ये क्लासिफिकेशन, ये बाउंड्री की चीज़ें पढ़ ली कि बाउंड्री किस किस तरह की हो सकती है। उसके बाद हमने सिस्टम की बात की थी शुरू में कि सिस्टम क्या है, सिस्टम है जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब सिस्टम हमारे पास तीन तरह के सिस्टम्स हम पढ़ते हैं। ओपन सिस्टम, इसका एक और नाम है कंट्रोल वॉल्यूम और इसका एक और नाम है फ्लो सिस्टम। ये तीनों नाम जो है ओपन सिस्टम के हैं। यहाँ पर ओपन सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम जो है वो एनर्जी और मैटर दोनों चीजें सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे क्लोज सिस्टम की। क्लोज सिस्टम में क्या है, क्लोज सिस्टम का एक और नाम है कंट्रोल मास या नॉन फ्लो सिस्टम हम इसे बोलते हैं। इस सिस्टम की क्या खासियत है, ये एक्सचेंज कर सकता है सिर्फ एनर्जी को, लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं करेगा। आइसोलेटेड सिस्टम ना तो मैटर को एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ, ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करेगा सराउंडिंग के साथ। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल में समझते हैं। यहाँ पर मैंने वर्ड जो पहला लिखा है ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम को मैंने एक नाम दिया है कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम का मतलब क्या है, यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रहता है ओपन सिस्टम के अंदर। जैसे एक एग्जांपल देके चलते हैं, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर एक रूम है, ठीक है, और इस रूम के अंदर
या रूम छोड़िए, यहाँ पर मेरे पास चलिए रूम का एग्जांपल ही लेते हैं। यहाँ पर रूम है और रूम में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, इतने बच्चे भरे हुए हैं कि और दूसरा बच्चा आने की कोई गुंजाइश नहीं है, या फिर इतनी सीट्स हैं, जितनी सीट्स हैं यहाँ पर रूम के अंदर वो सारी सीट्स ऑक्यूपाइड हैं। तो अब अगर मेरे पास यहाँ पर है एंट्री गेट और यहाँ है एग्जिट गेट, ठीक है, अगर मैंने एक बच्चा यहाँ पर अंदर और भेज दिया तो क्या होगा, एक बच्चे को यहाँ से बाहर आना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है, जो टोटल वॉल्यूम है सिस्टम का वो तो सेम रह गया, लेकिन मैटर क्या है, मैटर अंदर आ रहा है और इधर से मैटर बाहर जा रहा है। यानी कि सिस्टम का जो मैटर है उसमें अंदर भी आ सकता है और बाहर भी आ सकता है। सिस्टम का जो मैटर है वो एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम रहेगा सिस्टम का दैट रिमेन्स सेम। इसीलिए इसे बोलते हैं ओपन सिस्टम और कंट्रोल वॉल्यूम और फ्लो सिस्टम, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, मैटर का फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको फ्लो सिस्टम भी बोलते हैं। तो यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल्ड रहता है, यहाँ पर मास जो है वो चेंज हो सकता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। जो वॉल्यूम रहेगा वो सेम रहेगा, लेकिन मास जो है वो चेंज हो सकता है, इसे बोलते हैं ओपन सिस्टम। इसका एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, जैसे अभी मैंने यहाँ पर ऊपर लिखा भी हुआ है, एक एग्जाम्पल है यहाँ पर। अगर मैं एक पिस्टन अरेंजमेंट की बात करूं, यहाँ पर पिस्टन अरेंजमेंट की यहाँ मैं बात कर रही हूं विथ इनलेट एंड आउटलेट वॉल्व्स। इनलेट वॉल्व है, आउटलेट वॉल्व है, इनलेट वॉल्व से यहाँ पर फ्यूल अंदर जाएगा, आउटलेट वॉल्व से यहाँ पर हीट बाहर जाएगी। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर फ्यूल अंदर आ रहा है, मैटर क्या हो रहा है, मैटर एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि मैटर भी अंदर आ सकता है, यहाँ से फ्यूल और एनर्जी जो है वो बाहर जा रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हीट एक्सचेंज होगा, सिस्टम के साथ हीट एक्सचेंज भी होगा और मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है। तो दिस एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल फॉर ओपन सिस्टम। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, बॉइलिंग वाटर का एग्जाम्पल ले लेते हैं। पानी जो है वो गर्म हो रहा है, अब पानी गर्म हो रहा है, ऊपर मैंने इसका कुछ नहीं ढका हुआ, तो पानी क्या करेगा, पानी की वेपर्स बनकर पानी क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। तो जो मैटर है, मैटर क्या हुआ, पानी की जो वेपर्स हैं वेपर फॉर्म के अंदर बाहर निकल गया, तो मैटर एक्सचेंज हो गया, और साथ में हीट तो पानी की जो है वो जितनी भी यहाँ पर बॉइलिंग के लिए यूज हो रही है वो हो गई, और बाद में जो बर्तन के साथ एक्सचेंज हो रहा है वो भी एक्सचेंज, हीट का भी एक्सचेंज हो जाएगा। तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल फॉर ओपन सिस्टम। तो इस तरह से ये आपके पास ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल आ गया। यहाँ पर आपके पास ये दो एग्जाम्पल्स हैं ओपन सिस्टम, और यहाँ पर जो खास चीज़ है, पानी का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, लेकिन मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सिस्टम है, अगर सिस्टम में इतना बड़ा बर्तन है तो उसका जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, मास चेंज होगा। तो इसे हम कंट्रोल वॉल्यूम बोलते हैं ओपन सिस्टम को। यहाँ पर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता बट मास चेंज हो जाता है, तो दिस इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। तो हीट और मास, मैटर, हीट एंड मास दोनों का एक्सचेंज होगा। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम को मैंने यहाँ पर नाम रखा हुआ है कंट्रोल मास। कंट्रोल मास सिस्टम भी इसे हम बोलते हैं। यहाँ पर मास कंट्रोल में रहता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है। इसका एक एग्जाम्पल कैसे, यहाँ इसकी खासियत क्या है, ये यहाँ पर हीट और मास का एक्सचेंज नहीं होता, हीट का एक्सचेंज हो जाता है। तो यहाँ पर मास एज सच रहेगा, मास में कोई चेंज नहीं आएगा, इसे क्या बोल रहे हैं, कंट्रोल मास। यहाँ पर वॉल्यूम चेंज हो सकता है, यानी कि मान लीजिए इसके एग्जाम्पल यहाँ पर हम लेके चलेंगे। एग्जाम्पल है पिस्टन अरेंजमेंट विदाउट वॉल्व। अब वॉल्व नहीं है, कुछ भी अंदर नहीं जा रहा, कुछ भी बाहर नहीं जा रहा है, मास नहीं एक्सचेंज हो रहा है, लेकिन हीट जो है वो क्योंकि ये जो आपकी वॉल है ये कंडक्टिंग है, तो कंडक्टिंग होने की वजह से क्या है, हीट बाहर जा सकती है, अंदर सिस्टम के साथ एक्सचेंज हो सकती है हीट, लेकिन मैटर जो है वो बाहर या अंदर नहीं जा सकता। तो ये एक एग्जाम्पल है क्लोज सिस्टम का। या फिर आप सिंपल एक गर्म पानी की बॉटल ले लीजिए जिसकी जो बाहर से कंडक्टिंग हो। ठीक है, तो गर्म पानी की बोतल थोड़ी देर बाद क्या होता है, आप अंदर देखोगे पानी जितना है वो पानी उतना ही रहेगा अंदर, लेकिन जो सिस्टम के जो सराउंडिंग के साथ जब वो हीट एक्सचेंज होगी तो पानी धीरे धीरे गर्म पानी जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो उसकी वजह से आपके पास हीट एक्सचेंज तो हुआ, लेकिन पानी का जो मास है उसके अंदर कोई बदलाव नहीं आया। अब रही बात वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कैसे मैं यहाँ पर बोल रही हूँ कि चेंज हो सकता है। मान लीजिए वो पानी आप एक बार आप 1 लीटर की बोतल में डाल रहे हो, फिर आप 4 लीटर की बोतल में डाल रहे हो, फिर आप 5 लीटर की बोतल में डाल रहे हो, तो वॉल्यूम चेंज भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मास चेंज नहीं होगा। वही सेम पानी जो है उतना ही पानी आप चाहे वो 4 लीटर की बोतल में डाल लो, चाहे 3 लीटर की बोतल में डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वॉल्यूम का यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, मास जो है वो एक्सचेंज, यानी कि मान लीजिए इस पिस्टन को मैं अप और डाउन मूव कर देती हूँ,
तो यहाँ पर क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। मान लीजिए हम इसे डाउन कर देते हैं तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ का जो मास है वो चेंज नहीं होगा, मास उतना ही रहेगा। अगर मैं इसे अप कर देती हूँ तो अगेन वॉल्यूम चेंज हो गया, वॉल्यूम चेंज होने के बावजूद भी मास जो है दैट रिमेन्स सेम। तो ये है आपकी अरेंजमेंट क्लोज सिस्टम की, एंड इट इज कॉल्ड कंट्रोल मास। और यहाँ पर जैसे कि मास फ्लो नहीं होता है, इसीलिए हम इसको नॉन फ्लो सिस्टम भी बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूनिवर्स। यूनिवर्स में आपको मालूम है यूनिवर्स की जितनी भी एनर्जी है वो यूनिवर्स में ही रहती है, बाहर नहीं जाती, ना ही इस यूनिवर्स का कोई मैटर, कोई मास बाहर जाता है। तो यूनिवर्स जो है वो ना तो मैटर को और ना ही एनर्जी को, ना ही हीट को एक्सचेंज करती है बाहर सराउंडिंग से। तो यूनिवर्स इज एन एग्जाम्पल फॉर आइसोलेटेड सिस्टम। इसका एक सिंपल एग्जाम्पल लेके चलें तो इंसुलेटेड फ्लास्क जो हमारे घरों में होती हैं, इंसुलेटेड फ्लास्क। इंसुलेटेड फ्लास्क क्या होती है, फ्लास्क में हम पानी डालते हैं, उसके चारों तरफ एक इंसुलेटेड बाउंड्री होती है। इंसुलेटेड मैंने आपको बता दिया, इंसुलेटेड का मतलब है ये जो है सराउंडिंग के साथ हीट को एक्सचेंज नहीं करती। अब सराउंडिंग के साथ हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रही, जो अंदर हमने फ्लूइड डाला है वो फ्लूइड भी अंदर ही है बॉटल के, वो भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो ना तो मैटर एक्सचेंज हो रहा है और ना ही हीट एक्सचेंज हो रही है। इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये 3 तरह के सिस्टम्स की हमने यहाँ पर बात की है। मैं इसे एक टेबल फॉर्म के अंदर यहाँ पर बना रही हूँ। यहाँ मैं सिस्टम लिख रही हूँ, यहाँ मैं लिख रही हूँ हीट, और यहाँ लिख रही हूँ मैटर। एक्सचेंज, ये एक्सचेंज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब सबसे पहले है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के अंदर क्या होता है, हीट एक्सचेंज और मैटर एक्सचेंज। फिर है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के अंदर क्या होता है, हीट एक्सचेंज होती है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं होता। फिर क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर ना तो हीट एक्सचेंज होती है ना मैटर एक्सचेंज होता है। एक चौथी पॉसिबिलिटी और है कि हीट तो एक्सचेंज ना हो और मैटर एक्सचेंज हो जाए। क्या ये पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। ये वाला सिस्टम, इस तरह का सिस्टम पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पर हीट एक्सचेंज हो जाए मैटर एक्सचेंज ना हो। जहाँ मैटर एक्सचेंज हुआ वहाँ पर हीट डेफिनेटली एक्सचेंज होगी। इसीलिए ये वाला जो पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी हम रूल आउट करते हैं, और इसीलिए हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ सिस्टम्स हैं वो 3 सिस्टम्स हैं और उनके अंदर इस तरह से इंटरेक्शन होता है। तो ये था आपका आज का लेक्चर। यहाँ पर मैंने आपको जो भी जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड की, थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली हमने क्यों पढ़ना है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हम यहाँ पर इन 3 चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजीज जितनी भी थर्मोडायनेमिक्स की रह गई वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।